लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे भूमंडलीय ताप, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवं ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली हानियां। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग से बचाव, किस प्रकार से हम ग्लोबल वार्मिंग से बचाव कर सकते हैं। तो पहला है जीवाश्म ईंधन का संपूर्ण दहन। आप सभी जानते हैं जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ का यदि संपूर्ण दहन नहीं होता है तो उससे विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो हमारे भूमंडलीय ताप में वृद्धि करती हैं, इसलिए उनका संपूर्ण दहन अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर पूर्णतः रोक। आप सभी जानते हैं जितने भी शीत यंत्र हैं वह सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करते हैं। साथ ही आज के समय में हम गर्मी से बचने के लिए एसी आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। ऐसे में इस पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यह भूमंडलीय ताप वृद्धि में अपनी अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इस पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। इसके बाद है जैविक खाद का प्रयोग। आप सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम फसल उत्पादन के लिए आज रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। रासायनिक खादों की वजह से विभिन्न प्रकार की गैसें उससे उत्सर्जित होती हैं जो भूमंडलीय ताप में वृद्धि कर देती हैं। इससे बचाव के लिए हमें जैविक खाद का प्रयोग अपनाना चाहिए, क्योंकि जैविक खाद हमारे वातावरण के लिए अच्छी है और यह भूमंडलीय ताप को कम करती है। इसके बाद है अक्षय ऊर्जा आदि पर जोर। आप सभी जानते हैं कि हम आज भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत अर्थात पेट्रोलियम, कोयला आदि का प्रयोग कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं या ग्लोबल वार्मिंग में पूरा सहयोग करते हैं। ऐसे में हमें अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करना है, अर्थात हमें सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करना है, हमें वायु का प्रयोग करना है, वायु ऊर्जा का प्रयोग करना है। साथ ही समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटे आदि की जो ऊर्जा है उसका हम प्रयोग करके भूमंडलीय ताप को कम कर सकते हैं। इसके बाद है वृक्ष लगाना एवं जनसंख्या नियंत्रण। आप सभी जानते हैं कि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, बदले में ऑक्सीजन हमें देते हैं। साथ ही यह वर्षा कराने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि हम आज जो औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है और लगातार वृक्ष कट रहे हैं, ऐसे में यदि हम वृक्ष नहीं लगाते हैं तो हम भूमंडलीय ताप को कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और भूमंडलीय ताप को नियंत्रित कर लें। इसके साथ है जनसंख्या नियंत्रण। आप सभी जानते हैं जनसंख्या वृद्धि की वजह से आज व्यापक रूप से नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है और यातायात के साधनों का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें, जिससे हम कम से कम संसाधनों का दोहन करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ताप में हम रोक लगा पाएंगे। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन या हरित गृह प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन या हरित गृह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित है। लगभग जो कारण ग्लोबल वार्मिंग का है वही हरित गृह प्रभाव का भी है। आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस पेट्रोलियम पदार्थों, जीवाश्मों एवं बर्फ के पिघलने और वृक्षों के काटे जाने से उत्सर्जित होती हैं। इन गैसों के उत्सर्जन से ये करती क्या है कि ये पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में एक आवरण बना लेती हैं, जो कंबल की तरह कार्य करता है, जिसमें ऊपर से सूर्य का प्रकाश तो
अवशोषित हो जाता है, किंतु वह वापस नहीं जा पाता है। इसकी वजह से वहां के भूमंडल में भूमंडल के ताप में वृद्धि हो जाती है, जो दूसरी जगह की अपेक्षा से अधिक गर्म होता है, या पूरे वायुमंडल की अपेक्षा वह ज्यादा गर्म होता है। इसी को हम कहते हैं हरितगृह प्रभाव। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ है विश्व की संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक गतिविधियों का ज्ञान सभी को होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब विकासशील एवं विकसित देश एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, या उसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण को यदि हम अपने देश के स्तर पर समझें तो जब हमारे देश में आतंकवादी हमले होते थे और हम आतंकवादी हमलों से परेशान थे तो वह केवल हमारे देश की समस्या थी, किंतु जब अमेरिका में आतंकवादी हमले हुए तो यह विश्व की समस्या हो गई और आतंकवाद के समापन में सभी देशों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई या अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। तो वैश्वीकरण का सामान्य रूप से अर्थ यह हुआ कि जब विकसित देश, विकासशील देश एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसे हम स्पष्ट रूप से समझने के लिए इस परिभाषा का भी अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर के मनस्वी के अनुसार है उदारीकरण आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों वैश्वीकरण आज के लिए ज्वलंत मुद्दा है। तो पहला है संतुलन स्थापन के लिए। आज विभिन्न देशों में संतुलन स्थापित करने के लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि सभी के पास सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में संतुलन स्थापित करने के लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण केवल एक देश की ही संपत्ति नहीं है, यह विश्व स्तर की संपत्ति है। यदि कोई भी देश प्रदूषण अत्यधिक करता है या पर्यावरण को नष्ट करता है तो उससे प्रभावित सभी होते हैं। इसलिए वैश्वीकरण पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है स्वास्थ्य सुधार के लिए। आप सभी जानते हैं कि जब हम विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के लिए नए नए प्रयोग करते हैं, जैसे अभी वर्तमान में कोरोना समस्या चल रही है, कोरोना बीमारी फैली हुई है, सभी देश अपने स्तर से बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं पीपीई किट वगैरह जब भारत में नहीं बन रहा था तो भारत ने विभिन्न देशों से उसे अपने देश में आयात किया। तो यह स्वास्थ्य सुधार के लिए वैश्वीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास सभी संसाधन नहीं होते। ऐसे में हम एक दूसरे देश की सहायता करते हैं। इसके बाद है तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए। आप सभी जानते हैं कि विकसित देश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो विकसित देश हैं वह विकासशील देश की मदद करते हैं। इसलिए वैश्वीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तब मजबूत हो सकती है जब हम विभिन्न देशों पर उसका निवेश करें। ऐसे में हम अपने देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से व्यापार करते हैं। इसलिए हमें वैश्वीकरण की आवश्यकता है। इसके बाद है गरीबी उन्मूलन के लिए। आप सभी जानते हैं कि विश्व बैंक से विकासशील देशों को कर्ज दिया जाता है। वह कर्ज इसीलिए दिया जाता है ताकि गरीबी उन्मूलन हो सके, सभी जगह किसी प्रकार की भूखमरी आदि की समस्याएं खत्म हो सके या मानवता को ध्यान में रखते हुए लोग जीवन यापन कर सकें।
इसके बाद है बेरोजगारी की समाप्ति के लिए। वैश्वीकरण बेरोजगारी की समाप्ति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश से बहुत सारे युवा दूसरे देशों में जॉब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यदि उन्हें हमें रोजगार देना है तो वैश्वीकरण अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न देशी कंपनियां भारत में आके कार्य करती हैं और लोगों को रोजगार देती हैं। हमारे युवा भी दूसरे देशों में जाकर विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है। इसके बाद है आर्थिक संरक्षण के लिए। किसी भी देश में आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के लिए भी वैश्वीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करते या दूसरे देशों के साथ निवेश नहीं करते तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना पाए, यह कठिन होगा। इसलिए वैश्वीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए। हमारे देश में या विभिन्न देशों में आज एक दूसरे की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए या एक दूसरे को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम विश्व स्तर पर होते रहते हैं, जिसमें हम अपनी अपनी संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाजों का प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, जो वैश्वीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए वैश्वीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन के समान वितरण के लिए। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, मतलब पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं होता, डीजल नहीं होता। हम ईरान से या विभिन्न सऊदी अरब आदि देशों से हम उसे मंगाते हैं। साथ ही विभिन्न देशों में जो खाद्य पदार्थ आदि वहां पर नहीं होता है, वह हम यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के समान वितरण के लिए भी वैश्वीकरण आवश्यक है, क्योंकि एक देश सभी संसाधनों के रूप में स्वयं सक्षम हो जाए ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में हमें वैश्वीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि वैश्वीकरण द्वारा ही हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं या मानव सभ्यता का विकास कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण से का लाभ, वैश्वीकरण से क्या लाभ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।